एल्डिहाइड एंड कीटोन 4A बी पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्वेश्चन में पूछा गया कंपेयर एंड कमेंट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। तो ये हमारे पास 4 कंपाउंड्स गिवन है और इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। देखिए, अगर आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहले क्या है, जो पहले वाला कंपाउंड है वो नॉर्मली अपने एल्केन है, सेकेंड कंपाउंड इज एल्डिहाइड, थर्ड कंपाउंड इज कीटोन एंड जो फोर्थ कंपाउंड है वो अल्कोहल है। तो अपने को सबको पता है भी इसमें से जो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो अल्कोहल का होगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होने की वजह से जो फोर्थ वाला कंपाउंड होगा अल्कोहल, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आएगा। अब अगर एल्केन, एल्डिहाइड और कीटोन को चेक करें तो एल्केन जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और जो एल्डिहाइड है वो पोलर है और जो कीटोन है वो भी पोलर है। तो इसका मतलब सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अपने को समझ आ गया, एल्केन का। क्योंकि एल्केन अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के अंदर सबसे वीक फोर्सेस होंगी यार, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती है नॉन पोलर के अंदर। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब सेकंड और थर्ड में हम लोग कैसे कमेंट करेंगे, दोनों के दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो होता क्या है, अगर मास मान लेते हैं सेम है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि पहले तो मास ही देखना होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मास पे डिपेंड करती हैं, सबका मास अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। अगर मैं सेकंड और थर्ड में देखूँ तो सेकंड और थर्ड में क्या है, जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, जबकि जो कीटोन मॉलिक्यूल है तो कीटोन्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसका मतलब जो कीटोन वाला ग्रुप है उसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा डेवलप होगी, कीटोन के अंदर पोलैरिटी ज़्यादा आएगी क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O की तरफ आ रहे हैं। तो एल्डिहाइड के पास लेस पोलैरिटी दिखाई देगी। इसका मतलब ये है क्योंकि जो कीटोन है, कीटोन में से 2 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगी। इसका मतलब कीटोन जो होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा आएगा। तो इट मीन जो सबसे पहले अल्कोहल, अल्कोहल के बाद आएगा कीटोन, कीटोन के बाद आएगा एल्डिहाइड और सबसे लास्ट में आ जाएगा एल्केन। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन में है कि हाउ अ मिक्सचर कंटेनिंग प्रोपेनॉल and ethanol can be separated by sodium hydrogen sulfide solutions NaHSO3 solutions, राइट। इस पे अपने से पूछा गया कि इसको आइडेंटिफाई करें, डिस्टिंग्विश करना है। तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स गिवन है, फर्स्ट एक कंपाउंड गिवन है एल्डिहाइड और दूसरा कंपाउंड गिवन है, इसको NaHSO3 से कैसे डिस्टिंग्विश किया जाएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड क्या करता है, जब एल्डिहाइड के साथ NaHSO3 का रिएक्शंस होता है तो NaHSO3 एल्डिहाइड के ऊपर जाकर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करता है, नेगेटिव वाला पार्ट अटैक करता है कार्बन के पास और ये वाला पाई बॉन्ड मूव करके ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3 CH2 CH, O के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे लग जाएगा SO3H। मेनली ये मतलब हुआ कि जो एल्डिहाइड है वो NaHSO3 के साथ रिएक्ट करता है और जो दूसरा कंपाउंड अल्कोहल है, अल्कोहल NaHSO3 के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। तो एक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, दूसरा कंपाउंड रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बड़े आसानी से एल्डिहाइड को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बाय यूजिंग NaHSO3। क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विथ methylamine in acidic medium, imine is formed. However, the reaction is fastest when pH is 4.5. Why? देखिए क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि होता क्या है। अगर मान लो कीटोन है, कीटोन के रिएक्शन अगर हम लोग मिथाइल अमाइन के साथ करते हैं, CH3NH2 के साथ करते हैं, तो जब भी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शंस किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ होता है तो वहाँ पे pH का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। pH 4 to 5 हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म देख लेते हैं भी इसमें होता क्या है। मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, मत सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिख देता हूँ। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता होता है वो तो ऐसे बन जाता होता है भी, यहाँ से O निकलता है, यहाँ से H2 निकल जाता है। तो अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है CH3, सिंगल कार्बन है, कार्बन के साथ 2 CH3 लगे होंगे और डबल बॉन्ड के साथ N के साथ CH3। ये मेरे पास आइमाइंस का फॉर्मेशन हो गया।
अब बात ये आती है कि इसमें pH 4.5 का रोल क्या था। इसके लिए इसके जो मैकेनिज़्म है ना उस पर अपने को काम करना पड़ेगा। अगर इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ना मैकेनिज़्म का, वो ये होता है कि इस स्टेप के अंदर जो कीटोन है, कीटोन के ऊपर जो CH3NH2 है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस करता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है। मतलब कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनता होता है ये वाला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कीटोन के ऊपर जो अमाइंस है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस कर रहे हैं। अब सोच के देखो, जितना इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा उतना कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस कीटोन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग एसिडिक मीडियम देते हैं। तो क्या होता है, इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम, अगर हम लोग स्लाइटली एसिडिक मीडियम दे देते हैं तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये जो कीटोन वाला ग्रुप है CH3 जैसे इसको हल्का सा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हो तो जो H पॉजिटिव प्रेजेंट होता है वो H पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर जाता है, और जैसे ही H पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है और कार्बन के ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वेरी हाई। क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने स्टार्ट करेगा। तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, डेल्टा पॉजिटिव बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ओवरऑल जो रिएक्टिविटी है वो C+O वाला जो कार्बन है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव कितना उस पर डिपेंड करती है। तो ये तो समझ आ गया कि स्लाइटली एसिडिक मीडियम में क्या होने वाला है। अब ये आ गया कि pH 4.5 है, मतलब दे तो एसिडिक मीडियम रहे हैं, तो हम लोग 2 pH क्यों नहीं रख रहे, 3 क्यों नहीं रख रहे, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग क्या करते हो, अगर बहुत ज़्यादा हम लोग हाई एसिडिक मीडियम दे देते हैं, इन हाईली एसिडिक मीडियम, हाईली एसिडिक मीडियम का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग pH की वैल्यू मान लेते हैं बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, तो उससे दिक्कत पता है क्या होगी, उससे दिक्कत ये हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर पूरी रिएक्शंस के अंदर हम लोग CH3NH2 को एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करवा रहे हैं। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक कंडीशन रखोगे तो ये जो NH2 है ना, जो H पॉजिटिव अगर लार्जर अमाउंट में होगा तो नाइट्रोजन जो होगा वो प्रोटोनेट हो जाएगा, इट विल आल्सो प्रोटोनेट। अगर ये प्रोटोनेट हो गया तो इसका लोन पेयर खत्म हो गया, तो ये जो स्पीशीज बनेगी ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगी, नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब देना तो मुझे कीटोन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना, देना तो मुझे एसिडिक मीडियम पड़ेगा, पर ये भी मेरे को कंफर्म हो गया अभी मैं ज़्यादा एसिडिक मीडियम नहीं दे सकता। उससे क्या हो रहा है, उससे रिएक्शंस के स्पीड के बढ़ने के चांस ही खत्म हो रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही नहीं रहेगा। इसलिए pH को बड़ा कंट्रोल तरीके से रखना पड़ेगा और इतना pH रखना पड़ेगा ताकि कीटोन का प्रोटोनेशन हो जाए, इतनी कंसिडरेशन देनी पड़ेगी कीटोन प्रोटोनेट हो ताकि उसका रिएक्टिविटी बढ़े, पर न्यूक्लियोफाइल का प्रोटोनेशन ना हो। दैट्स वाई कितना pH कंट्रोल किया जाता है, 4.5, मतलब 4.5 pH में ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये फिजिबल हो जाती है, इसलिए pH का वैल्यू हम लोग 4.5 वहाँ पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमारे पास यहाँ पे 5 रिएक्शंस गिवन है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट करना है। तो पहली रिएक्शंस में क्या है, पहली रिएक्शंस में प्रोपेनल कंपाउंड है और उसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिलमाइन इज अमोनिया डेरिवेटिव। तो क्या करना होता है, जब भी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ आता है तो अल्टीमेटली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N के साथ लग जाएगा OH। फाइनल प्रोडक्ट बनता है ऑक्साइन, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। तो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जब भी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाते हैं तो ऑक्साइन्स का फॉर्मेशन होता है। सेकंड रिएक्शन, सेकंड में है, सेकंड रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, तो यहाँ से भी क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन होता है। जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है हाइड्रोजोन।
CH3CH2CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। तो फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा हाइड्राजोल। थर्ड रिएक्शंस के अंदर एल्डिहाइड का रिएक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है सेमी कार्बाजाइड के साथ, सेमी कार्बाजाइड। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस होता है कि सेमी कार्बाजाइड में ना वाटर निकलने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो NH2 ये है और एक NH2 ये है। तो यहाँ से तो ये डाउट आ जाता है कि H कहाँ से निकलेगा, H वहाँ से निकलेगा जो नाइट्रोजन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो अगर मैं ये वाले नाइट्रोजन की बात करूँ तो ये वाला नाइट्रोजन तो लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो NH2 वाला ग्रुप होगा, जो लेफ्ट साइड पे NH2 अपने पास लगा हुआ है, ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो यहाँ से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से O, यहाँ से निकल जाएगा H2, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या होगा? सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शंस करने पे जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है सेमी कार्बाजोल। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो सेमी कार्बाजोल। रिएक्शन नंबर 4, फोर्थ रिएक्शन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ में पता है क्या है? फोर्थ में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं, दो कीटोनिक ग्रुप लगे हुए हैं, 2 कीटोनिक ग्रुप हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? NH2 हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं। तो अगर 2 कीटोन ग्रुप हैं तो डेफिनेटली एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जिसके साथ रिएक्शंस करवा रहे हो उसके पास भी 2 NH2 हैं, तो दोनों के दोनों रिएक्ट होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो क्या होगा? यहाँ से एक C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप इस NH2 से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, दूसरा जो कीटोनिक ग्रुप है वो दूसरे NH2 के साथ रिएक्शंस करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट अपने पास बनने वाला है वो इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको समझने की कोशिश करो। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कीटोन ग्रुप हैं और जिसके साथ रिएक्शंस करवा रहे हो उसमें 2 साइट अवेलेबल हैं जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो सकता है, जहाँ से H2 निकल सकता है। तो इसका मतलब 2 कीटोनिक ग्रुप उन 2 साइड्स पे अटैक करेंगे अलग अलग से और हमारे पास साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगले 5th में क्या है? 5th में जो कीटोनिक वाला ग्रुप है उसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं कि NH2 सिंगल बॉन्ड NH और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप अटैच किए हुए हैं। तो अल्टीमेटली इसमें भी क्या होगा? सेम ही है, तो ये भी अमोनिया डेरिवेटिव ही है अपने पास। तो इसमें क्या करोगे? इसमें भी यहाँ पे जो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, इसमें भी अल्टीमेटली हम लोग जो एलिमिनेट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल ही निकलेगा O और यहाँ से निकल जाएगा H2। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग के साथ C के साथ लगा हुआ CH3 डबल बॉन्ड N के साथ सिंगल बॉन्ड NH और आके फिनाइल रिंग बेंजीन रिंग और उसके साथ लगे हुए 2 NO2 ग्रुप। तो मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन था इसके अंदर था क्या? इसमें एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कर रहे हो, तो किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शंस करोगे तो अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल ही अपने पास एलिमिनेट होगा। Question number 5. Which of the following give a racemic mixture on reduction with NaBH4? सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्शंस करवा के किसके अंदर रेसमिक मिक्सचर बनने की पॉसिबिलिटी होगी? फॉलोड बाय एसिड वर्क, का मतलब NaBH4 के साथ रिएक्शंस करवाने के बाद उसके बाद H पॉजिटिव को डालेंगे, राइट। इसका मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है भी आपके पास जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसको सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ आप लोगों ने रिएक्ट करवाना है और रिएक्ट करवाने के बाद चेक करना है किसके अंदर रेसमिक मिक्सचर की पॉसिबिलिटी होगी। रेसमिक मिक्सचर उसी के अंदर बनेगा जिसके अंदर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा होगा। तो अगर मैं पहले कंपाउंड को देखूं तो पहले वाले के अंदर ये जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। जैसे इसका रिएक्शन NaBH4 के साथ करवाएंगे तो होगा क्या? तो ये जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप था दैट विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और एल्डिहाइड की रिडक्शन से जो अल्कोहल बनता होता है वो अपने पास बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 2 3 4, तो मैं इसे लिख देता हूँ 1 2 3 4। फोर्थ वाला जो कार्बन है उसके साथ जाकर OH ग्रुप लगेगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो आ नहीं सकता क्योंकि इसकी रिडक्शन से जो अल्कोहल बन रहा है उसके पास कायरल सेंटर नहीं है। अब अगर सेकंड को देखें तो सेकंड में अगर रिडक्शंस करोगे तो सेकंड कंपाउंड इज अ कीटोन कंपाउंड,
तो कीटोन के अंदर रिडक्शंस किया, तो कीटोन के अंदर रिडक्शंस करने से इससे 2 डिग्री अल्कोहल बना। 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर देखा जाए तो जिस कार्बन के साथ OH है वो अपने पास कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर रेस्माइजेशन होगा। तो बी ऑप्शन अपने को दिख रहा है कि बी के अंदर तो रेस्मिक मिक्सचर ही बनेगा। अब बाकी ऑप्शंस पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। सी जो है वो भी कीटोन वाला ग्रुप है, इसका रिडक्शंस करोगे तो इसकी रिडक्शंस करने से भी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, पर जो 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है वो कायरल नहीं है। जो फोर्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड NaBH4 के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, एक ही केस ऐसा है जिसके रिडक्शंस करने से कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, वो है बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का 5th का एग्जैक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो एक रिएक्शंस अपने पास गिवन है, उसमें हम लोगों ने मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। रिएक्शंस को देखते हैं क्या है। हमारे पास एक कंपाउंड, यहाँ पे जो कंपाउंड गिवन है उस कंपाउंड के अंदर ना 3 रिएक्टिव साइट्स हैं। एक तो है इसके अंदर कीटोन है, सेकंड इसके अंदर एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और थर्ड इसके अंदर एल्कीन है। तो बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल बना रखा है जिसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 3 एक्टिव साइट्स हैं। उसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाना है, बाद में H2 पॉजिटिव को डाल दिया, मतलब वो तो प्रोटोनेशन का काम करेगा। सोचना ये है कि ये जो कंपाउंड है इसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करना है और आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोडक्ट अपने पास बनने वाला है। तो देखें तो होगा क्या, ये जो कीटोन वाला ग्रुप है अगर इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू 2 डिग्री अल्कोहल, तो कीटोन तो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जो एसिड वाला ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर, एसिड 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा। एल्कीन जो है उसके ऊपर नो इफेक्ट, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि 5 मेंबर जो रिंग है डबल बॉन्ड अपनी पोजीशंस पे रहेगा, कीटोन वाले ग्रुप को रिड्यूस करके 2 डिग्री अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिड्यूस करके 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है। ये बनता है बी ऑप्शन। तो 6 का एग्जैक्ट आंसर आएगा बी या सी, सॉरी सी बनता है, क्योंकि बी के अंदर डबल बॉन्ड भी हटा रखा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ NaHSO3 इन एक्वस सॉल्यूशन गिव अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से जो रिएक्शंस करवाना है वो NaHSO3 के साथ करवाना है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। इन एक्वस सॉल्यूशन विल गिव अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, ठीक है, कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट विच कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशंस। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये जो 4 कंपाउंड्स अपने पास गिवन है इनका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हम लोगों ने करवाना है, और ये देखना है भी इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो उसके साथ रिएक्शंस करके मिक्सचर ऑफ सॉल्ट अपने पास बनेंगे, मतलब एक सॉल्ट नहीं बनेगा, एक से ज़्यादा सॉल्ट बनना चाहिए, और जिसको हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन द्वारा सेपरेट कर पाएँ। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन द्वारा सेपरेशन करने का मतलब ये है कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। अब जैसे मान लो अगर मैं पहले वाले कंपाउंड्स के बारे में बात करूं, लेट्स सपोज पहले वाला कंपाउंड NaHSO3 के साथ अगर रिएक्शंस में होता है, देखो तो अगर मैं इसके साथ NaHSO3 का रिएक्शंस करता हूं तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होना है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो HSO3 नेगेटिव अटैक करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है कि यहाँ पे तो बन जाएगा O के ऊपर नेगेटिव Na, और यहाँ पे बन जाएगा SO3H, ऐसा लिख देते हैं SO3H। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स बना मेरे पास, तो फाइनल प्रोडक्ट में डेफिनेटली अपने को ये दिखाई दे रहा है, पहले ये कार्बन sp2 था, बाद में जिसके ऊपर जाकर SO3H ने अटैक किया तो ये वाला कार्बन कायरल बना। अगर ये कायरल बन रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्लस माइनस मतलब कि रेस्माइजेशन होगा, रेस्मिक मिक्सचर बनेगा। रेस्मिक मिक्सचर बनने का मतलब इसके अंदर इनेंशियोमर्स बनेंगे।
अगर यार इसके अंदर अगर इनैंशियोमर्स बनते हैं स्टूडेंट्स, तो इनैंशियोमर्स की तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो उनको तो आपको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन द्वारा सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से एक चीज़ अपने को समझ आई, मैं लिख भी देता हूँ, कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो इनैंशियोमर्स बनते हैं, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो ये लिखेंगे कांट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का सेपरेट नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये समझ आया भी जिस मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा होगा ना, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ना तो इसके अंदर ए ऑप्शन बनेगा, ना बी बनेगा, ना सी बनेगा। अगर आप लोग मान लो इसके अंदर होते तो ये कुछ कीटोन्स बहुत कम रिएक्टिव है, मान लो अगर ये रिएक्ट कर भी जाते हैं तो एक ही कायरल सेंटर जनरेट होगा। अगर एक कायरल सेंटर जनरेट होगा तो इनैंशियोमर्स बनेंगे तो उनको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का सेपरेट नहीं कर सकते। बट अगर मैं सी कंपाउंड्स को देखूँ तो सी कंपाउंड्स के अंदर यहाँ पे भी कायरल सेंटर जनरेट होगा और यहाँ पे भी कायरल सेंटर जनरेट होगा, दो जगह पे। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर 2 कायरल सेंटर जनरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो अगर मैं इसमें प्रोडक्ट बनाऊँ तो मैं कुछ ऐसा सोच पाऊँगा कि O नेगेटिव यहाँ पे SO3H, O नेगेटिव यहाँ पे SO3H। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर स्टूडेंट्स 2 कायरल सेंटर जनरेट होंगे तो सोच सकते हैं मैं टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे यार। और जो 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें से कुछ डायस्टीरियोमर्स होंगे, तो इसका मतलब क्योंकि 4 के 4 प्रोडक्ट आपस में इनैंशियोमर्स नहीं होंगे, तो इनके जो 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें से जो आपस में डायस्टीरियोमर होंगे उनको विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन लोग सेपरेट कर पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक कन्वर्जन करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो रीड कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल गिवन है उसको देखते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर स्टार्टिंग में रिएक्टेंट, एक तो उसके अंदर अपने पास कीटोन ग्रुप है और दूसरा उसके अंदर एसिड ग्रुप है, और फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर एसिड ग्रुप है। तो हमारा टारगेट ये है, तो आप लोग एक ऐसे रिएजेंट को चूज़ करोगे जिस रिएजेंट से जो कीटोन ग्रुप है वो तो गायब हो जाए, मतलब कीटोन एल्केन में कन्वर्ट हो जाए पर एसिड के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो देख लेते हैं। तो पहले उनको ढूंढते हैं जो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, ना तो डी ऑप्शन पॉसिबल है, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा, कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देता है और एसिड के ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं डालता। तो ये तो नहीं हो सकता, कोई कीटोन को तो हम लोगों ने एल्केन में कन्वर्ट करना है। ऐसे सी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट कीटोन को एल्केन में करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शंस बचे, ए और बी। ए जो है वो जो रिएजेंट है वो क्लीमेंजन रिडक्शन है, एक तरीके से क्लीमेंजन रिडक्शन। बी को देखा जाए तो वो वोल्फ-किशनर रिडक्शन है। वोल्फ-किशनर रिडक्शन, दोनों रिएक्शंस का फायदा ये होता है भी दोनों ही कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, पर थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें क्या है। तो दोनों में से बेस्ट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो बेस्ट वो होगा जो कीटोन के साथ तो रिएक्शंस करे पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ना करे। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन बनेगा, बेस्ट ऑप्शन बनेगा, वो हमारे पास बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वो बनेगा ए ऑप्शन। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे बी में ये बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वोल्फ-किशनर रिडक्शंस में आप लोग कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो यार, बेसिक मीडियम यूज़ हो रहा है। और कंपाउंड कौन सा आप लोग लेकर चल रहे हो, और जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ले रहे हो उसके अंदर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एसिडिक ग्रुप के अंदर अगर आप लोग बेसिक सोल्यूशन को डालोगे तो हाउ इज इट पॉसिबल वो रिएक्ट नहीं करे, वो 100% रिएक्ट करेगा ही करेगा यार। तो हमारे पास बेस्ट रिएजेंट वो होगा जो एसिड के ऊपर इम्पैक्ट न डाले, तो एसिड के साथ एसिड का इम्पैक्ट नहीं होगा। तो बेस्ट जो इसमें रिएजेंट बनेगा वो ये ऑप्शन बनेगा। बी डालने से पंगा ये होगा भी जो वो वोल्फ-किशनर रिडक्शन था वो ए के साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा। हम लोग चाहते हैं भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शंस ना हो, तो इसलिए ए ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन भी 8 से मिलता जुलता है। 9th के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोगों ने बेस्ट रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो रिएक्टेंट के अंदर एक तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा एल्कीन प्रेजेंट है, और हम लोग चाहते हैं कि एल्कीन एल्कीन ही रहे, एल्कीन के ऊपर इम्पैक्ट ना हो, पर जो कीटोन है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाए। तो कीटोन को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शंस तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 ऑप्शंस बचेंगे, वन इज़ जिंक मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो और दूसरा आता है हाइड्राजीन के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं। मतलब इसके अंदर जो पहले वाला जो रिएक्शन है वो अगेन क्लीमेंजन रिडक्शन हुआ, ये क्लीमेंजन है और ये वॉल्फ-किश्नर है। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्लीमेंजन बेटर रहेगा कि वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन बेटर रहेगा। देखिए आप लोगों का दोनों से कीटोन से तो एल्केन बन जाएगा, हम लोग चाहते हैं भी एल्कीन के ऊपर इम्पैक्ट ना आए, तो इसके लिए जो बेस्ट रिएजेंट रहेगा वो रहेगा वॉल्फ-किश्नर रिडक्शंस। अब दिमाग में आता है भी क्लीमेंजन क्यों नहीं रहेगा? क्लीमेंजन इसलिए बेटर नहीं रहेगा क्योंकि क्लीमेंजन रिडक्शंस में जो आप लोगों के पास स्टार्टिंग में रिएक्शन था उसके अंदर एल्कीन है, और एल्कीन में और क्लीमेंजन के अंदर हम लोग HCl को यूज़ करते हैं, और HCl क्या कर लेता है, डबल बॉन्ड के ऊपर जाकर एडिशन रिएक्शंस कर देता है। तो इसका मतलब अगर मैं क्लीमेंजन रिडक्शन यूज़ करूँगा तो कीटोन तो एल्केन में कन्वर्ट होगा ही होगा, साथ में जो एल्कीन है उसके ऊपर भी एडिशन होना स्टार्ट हो जाएगा HCl का, और मैं चाहता हूँ भी HCl का एडिशन ना हो, डबल बॉन्ड के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, तो इसलिए इसके लिए जो बेस्ट रिएजेंट रहेगा वो आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो एक रिएक्शंस गिवन है, इसका जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट, अब ऑर्गेनिक में मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी रिएक्शंस को करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बनने की पॉसिबिलिटी होती है, और हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि मोस्ट प्रोबेबल मतलब कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में अपने को बनता हुआ दिखेगा इसके अंदर। देखिए तो पहले स्टेप में क्या होगा, जो आपके पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट गिवन है, यहाँ पे लगा रखा है Cl और दूसरी जगह पे है एल्डिहाइड ग्रुप। तो सबसे पहले इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड के साथ, CH3MgBr के साथ। अब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शंस होगा, अब ग्रिग्नार्ड 2 जगह पे रिएक्शंस कर सकता है, 2 साइड्स हैं जहाँ पे रिएक्शंस करेगा। एक तो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, और यहाँ पे Cl के ऊपर अटैक कर सकता है, Cl वाले कार्बन के ऊपर, क्योंकि 2 जगह पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अपने को दिखाई देता है। पर कहाँ पे अटैक करेगा, जो साइड ज़्यादा रिएक्टिव है। तो डेफिनेटली जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल साइट है, जो ज़्यादा रिएक्टिव साइट है वो एल्डिहाइड वाली है। एक तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा होगा, दूसरा क्या होगा, जब एल्डिहाइड का CH3 वाला ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जस्ट पाई बॉन्ड टूटेगा, और अगर ये Cl वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टूटता। सिग्मा पाई बॉन्ड में ज़्यादा जो वीक बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है, इसका मतलब पाई बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो इसका मतलब एल्डिहाइड वाली साइड जो होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। ये भी रीज़न दे सकते हैं, दूसरा ये भी बोल सकते हैं वहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा है। तो क्या बन गया अपने पास, तो हमारे पास बना यहाँ पे लगा रहेगा Cl, और ये जो ग्रुप था अपने पास O के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के साथ जाकर लग जाएगा CH3। ये चीज़ अपने पास बनी। अब ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बना है, अगर इस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बन चुका, अगर इसकी फर्दर रिएक्ट करने की टेंडेंसी ना होती तो ये प्रोडक्ट यहीं पे रुक जाता। पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके अंदर ना ऑलरेडी 2 रिएक्टिव साइट्स हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 रिएक्टिव साइट होंगे तो वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। कैसे, इस ऑक्सीजन के ऊपर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल बना अपने पास, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि Cl इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो होगा क्या, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस Cl के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा। तो फाइनली प्रोडक्ट अपने पास क्या बन रहा है, अगर फाइनली देखोगे तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड की रिंग अपने पास बनेंगी। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग में एक अपने पास ऑक्सीजन होगा, वो बन गया, और साथ में हमारे पास यहाँ पे टोटल अगर हम लोग चेक करें, यहाँ पे मैंने कुछ, हाँ सॉरी, यहाँ पे H लगेगा स्टूडेंट्स, ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पे H लगेगा क्योंकि ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से बनेगा, राइट। तो जिस कार्बन के साथ O लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक CH3 होगा और यहाँ पे CH3 लग जाएगा। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो देखिए तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्स इज। ओके, तो इसमें 11th में रिएक्शंस को कंप्लीट करना है और हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि एक्स बी मेजर प्रोडक्ट एक्स कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन है, हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन है टर्मिनल एल्कीन्स। एल्कीन्स का रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो डाइल्यूट H2SO4 के साथ। इट मीन डाइल्यूट H2SO4 का मतलब एल्कीन्स के ऊपर हम लोग वाटर का एडिशंस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो वाटर का एडिशन अगर एल्कीन्स के ऊपर करोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो हमारे पास बन जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल बना मीन 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है इसका रिएक्शन हम लोग फर्दर करवा रहे हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन। अब कीटोन का रिएक्शंस आगे फर्दर हो रहा है। कीटोन इज रिएक्टेड विथ NaBD4 के साथ। सोडियम बोरो हाइड्राइड है और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, H को D के साथ रिप्लेस कर दिया। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट से जो D मिलेगा तो वो D नेगेटिव की फॉर्म में मिलता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे जो H निकलता होता है, H की जगह पे D लगा रखा है तो वो D एज ए D नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा। तो डेफिनेटली कहाँ पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट से जो D नेगेटिव निकलेगा वो इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो हमारे पास क्या बनता हुआ दिख रहा है, हमारे पास बनेगा तो जो कीटोन वाला ग्रुप था, जो कीटोनिक ग्रुप था उसमें वो कन्वर्ट हो गया 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर और नेगेटिव चला जाएगा इसके साथ। और जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो उस कार्बन के साथ जाकर एक D वाला ग्रुप अटैच होगा, ये बने। अब इसमें आपने फर्दर क्या किया, H3O पॉजिटिव को डाल दिया। तो H3O पॉजिटिव डालने का मतलब प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन से तो जिस कार्बन के ऊपर, जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ जाकर OH H वाला ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। तो इसमें जो फाइनली जो सोचने वाली बात है वो ये है कि मेनली जो हो रहा है वो कीटोन का, अगर मैं बात करूँ कीटोन का रिडक्शन हो रहा है। कीटोन की रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे जो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है तो ऑक्सीजन के साथ तो वो एटम लगेगा, ऑक्सीजन के साथ जाकर लगेगा H और कार्बन के साथ जाकर लगेगा D। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन के साथ D, ऑक्सीजन के साथ H। तो इसका मतलब 11 का जो एग्जैक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा D ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद अमोनिया। देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जो अमोनिया के साथ रिएक्टिविटी है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए भी कार्बन मतलब एल्डिहाइड कीटोन अगर अमोनिया के साथ रिएक्शंस करते हैं तो होता क्या है। तो इसके अंदर बेसिकली जो अमोनिया है ना, नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो कीटोन और अमोनिया का जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय, बाद में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि सबसे पहले ना अमोनिया एल्डी जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर अटैक करके कार्बोनाइल के साथ एडिशन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, राइट। तो इसका मतलब हम लोगों ने देखना है कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस रिएक्शंस में जो रिएक्टिविटी है ना, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल की जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन C डबल बॉन्ड O कार्बन। जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कितना है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि आप लोग अल्टीमेटली सोच के देखो भी करना क्या चाहते हो। आपका टारगेट है, आप लोगों ने इस कार्बन के ऊपर अटैक करवाना है और ये एक ऐसा कार्बन है
जो मॉलिक्यूल के सेंटर में प्रेजेंट है। तो जितना इस कार्बन के ऊपर, कार्बन के आसपास छोटे ग्रुप लगे होंगे, हिंड्रेंस कम होगा, उतना अटैक फास्ट होगा, और जितना अटैक फास्ट होगा उतना रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। तो देख लेते हैं तो क्या होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर मैं सीधा भी बता सकता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर अपने को ये चीज़ क्लियर है भी, जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनका जो रिएक्टिविटी होता है वो कीटोन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। कॉमन सी बात है भी, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इससे मैं बोल सकता हूँ जो पहला कंपाउंड होगा एंड सेकंड कंपाउंड होगा, उनका जो रिएक्टिविटी है वो थर्ड और फोर्थ से ज़्यादा रहेगा, बिकॉज जो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है और जो थर्ड और फोर्थ कंपाउंड है वो कीटोन है। अब फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन आपस में कैसे होगा, तो अगर फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट वाला कंपाउंड इज द फॉर्मेल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ एच लगा हुआ है। सेकंड के अंदर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच और यहाँ पे लगा दिया CH3। तो सोच सकते हैं कि हिंड्रेंस किसके अंदर कम होगी, तो जो फॉर्मेल्डिहाइड अपने को दिखाई दे रहा है उसके अंदर हिंड्रेंस कम है। इसका मतलब फर्स्ट वाले कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, देन सेकंड। थर्ड और फोर्थ में भी ऐसे सोचा जा सकता है। थर्ड में अगर कीटोन को बनाएं, जो थर्ड का कीटोन है उसमें सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और फोर्थ के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो थर्ड वाला कीटोन है उसमें जो R ग्रुप है उनका साइज स्मॉल है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो R वाला ग्रुप ओनली CH3 लगे हुए हैं, तो इनका साइज स्मॉल हुआ। तो इसका मतलब इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा वो बन जाएगा 1 2, फिर आएगा 3 और सबसे लास्ट में आ जाएगा 4। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 1 2 3 4। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया, इन्होंने इंक्रीजिंग बना रखा है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चंस में गिवन है, कहते हैं विच कार्बोनिल कंपाउंड बिलो फॉर्म अ सिंगल सेमी कार्बाजोन व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन हैं और चारों में से आप लोगों ने सेमी कार्बाजोन के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे और ये चेक करेंगे किसमें हमारे पास सिंपल एक सिंगल सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो कैसे करना देखिए। अब सबसे पहले इस बेसिक रिएक्शन को समझते हैं, इस रिएक्शन के अंदर करना क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक रिएक्शंस लिखी हुई है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन सेमी कार्बाजाइड के साथ कैसे रिएक्शंस करता है वो बता दिया। कोई भी अगर एल्डिहाइड कीटोन अपने पास है, उसका रिएक्शन अगर सेमी कार्बाजाइड के साथ करेंगे तो अल्टीमेटली जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका O निकल जाएगा और जो सेमी कार्बाजाइड है उसका H2 निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकालना है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको बड़े आसानी से सोचा जा सकता है। देखो मैं आपको इसका पहले शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कैसे देखें हम लोग फटाफट इसको। अदरवाइज सभी ऑप्शन को इंडिविजुअली सॉल्व करके तो आंसर आ ही जाएगा। आप लोग सोच के देखिए कि अगर मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सिंगल प्रोडक्ट चाहिए और मेरे पास जितने भी ऑप्शंस गिवन है उनमें एक ही एक्टिव साइट है, तो इसका मतलब वो एक्टिव साइट तो उससे तो प्रोडक्ट एक ही बनने वाला है। अब जब सेमी कार्बाजोन बन रहा है ना, उसमें देखो चेक करो, उसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, ये GI सेंटर अपने पास बना, तो इसका मतलब इसके लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब N डिसाइड नहीं करने वाला कि वो GI शो करेगा कि नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि N के साथ तो 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। कौन डिसाइड करेगा? जस्ट कार्बन डिसाइड करेगा। तो अगर इस कार्बन के साथ स्टूडेंट 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे तो डेफिनेटली इसके लॉन्ग GI हो जाएगा। अगर GI होगा तो सिंगल प्रोडक्ट तो होगा नहीं, उसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने होंगे। तो जस्ट इसका मतलब इसके अंदर हम लोगों ने चेक क्या करना है, इसका आंसर वो कंपाउंड आ जाएगा, एक ऐसा कार्बोनिल होगा जिसके C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप का अटैच होना ज़रूरी है। तो देखो, तो क्या इसमें ए ऑप्शन बनेगा? सॉरी, अगर मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने तो वो निकालना है ना जिसके अंदर एक ही प्रोडक्ट होगा, तो एक ही प्रोडक्ट किसके अंदर होगा? जिसके C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप नहीं होगा। अगर डिफरेंट ग्रुप होगा तो GI होगा और GI से एक सिंगल प्रोडक्ट ना बन के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपने पास बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ए के अंदर चेक करो, ए में देखें तो जो C डबल बॉन्ड O है इसके दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप बना हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जब प्रोडक्ट्स बनेगा उसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो जीआई शो करेगा, जीआई से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल हो गए। बी को देखते हैं, तो बी में भी अगर सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखते हो तो इसके दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी को चेक करें, सी में जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला है इसके भी दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी अपने पास नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में क्या है, जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसके तरफ दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम है, इसका मतलब जो डी वाला केस होगा उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जीआई नहीं होगा और सिंगल प्रोडक्ट बनता हुआ अपने को दिखेगा, तो इसका मतलब 13 का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, राइट। अब ये तो मैंने ऑरली बात बोल दी, अदरवाइज अपने पास ऑप्शंस क्या था, ये जो आपके पास चारों मॉलिक्यूल्स गिवन थे इनके प्रोडक्ट्स बनाकर देख लेते यार। तो इसका जो प्रोडक्ट्स बन जाता, ये बन जाता NH सिंगल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये बन जाता। तो ये वाले को देखो, इसके लॉन्ग GI हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले से जो सेमी कार्बाजोन बन रहा है उसके अंदर भी GI सेंटर अपने पास जनरेट हो रहा है, तो ये भी करेगा। थर्ड वाले के अंदर बात करें तो थर्ड वाले के अंदर भी जो सेमी कार्बाजोन बन रहा है तो वो भी जो सेमी कार्बाजोन बनेगा उसमें जीआई सेंटर डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी सिंगल प्रोडक्ट ना बन के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी यार, जीआई हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन है, डी के अंदर अगर देखा जाए तो डी से जो प्रोडक्ट्स बन रहा है अपने पास वो जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर है तो ये नो जीआई, तो इसका मतलब डी में हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनता हुआ दिखेगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर बता दिया था, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, कहते हैं हाइड्रोकार्बन एक्स, कोई हाइड्रोकार्बन एक्स है C7H14, उसका ओजोनलाइसिस कर रहे हैं, इसका मतलब C7H14 एल्कीन होगा क्योंकि एल्कीन का ही ओजोनलाइसिस करते हैं। और ओजोनलाइसिस किया, ओजोनलाइसिस करने पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है C6H12O। एक ऐसा प्रोडक्ट बना जिसका जब रिएक्शन KOH और I2 के साथ करवाया गया, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, येलो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। और जो सॉल्ट बन रहा है उसमें जो सॉल्ट बनेगा वो कायरल होगा, तो एक्स कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है, ये तो करके ही देखना पड़ेगा अपने को। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में गिवन था एक्स कंपाउंड C7H14 है, मैंने इस कंपाउंड का DU निकालते हैं। जब इस कंपाउंड का DU कैलकुलेट किया तो DU इसका आ गया 1, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर एक पाई बॉन्ड होगा। तो जो भी एल्कीन है उसका पहले ओजोनोलाइसिस कर लेंगे, ओजोनोलाइसिस करेंगे, उसके बाद उस पर आइडोफॉर्म रिएक्शंस को हम लोग लगाएंगे और आइडोफॉर्म रिएक्शंस लगाकर चेक करेंगे कि कौन आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शंस करके येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, और येलो प्रेसिपिटेट के साथ साथ जो एसिड जो सॉल्ट बनेगा वो कायरल भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले ऑप्शंस में क्या होगा। जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ लग जाएगा H, ये प्रोडक्ट बना, और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा HCO फॉर्मेल्डिहाइड, ये 2 बने। पहले ये ओजोनलाइसिस के प्रोडक्ट्स हुए, पहले यहीं से देख लेते हैं कि अपना ए ऑप्शन किस तरीके से सेटिस्फाई होता है। अब इससे जो प्रोडक्ट्स बनने चाहिए ना वो आइडोफॉर्म टेस्ट देने चाहिए, और आइडोफॉर्म के लिए कंडीशंस क्या होती है, आइडोफॉर्म के लिए कंडीशन ये है कि C डबल बॉन्ड O के साथ वाले कार्बन के साथ CH3 लगा होना ज़रूरी है। अगर ऐसी साइट होगी तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इसका मतलब ना तो ये आइडोफॉर्म देने वाला है, इससे 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अपने पास, ना तो ये आइडोफॉर्म देगा ना ही ये आइडोफॉर्म देगा। तो इसका मतलब पहले ए ऑप्शंस तो नहीं हो सकता, तो ए को तो क्रॉस कर देते हैं। अब बी पे चलते हैं। अब बी के अंदर सबसे पहले ओजोनलाइसिस करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, ये ब्रेक करने के बाद 1 2 टोटल कार्बन्स कितने हैं 4, ओके, ये हमारे पास कीटोन बनेगा, ये कीटोन बना, और सेकंड कंपाउंड हमारे पास बन गया एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन।
अब इसको देखते हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें ये वाला जो ग्रुप अपने को दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये वाली साइड को देखते हैं तो ये डेफिनेटली मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वो KOH और I2 के साथ रिएक्शंस करेगा, आइडोफॉर्म देगा। और ये वाला जो है ये भी बेटा KOH और I2 के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। टू कंपाउंड्स बने, दोनों के दोनों दे सकते हैं। तो इसका मतलब पहली सिचुएशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब क्या करने वाले हैं, इन ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना अपने पास, इनका अब हम लोग आइडोफॉर्म करके देख लेते हैं। और जिसके आइडोफॉर्म को करने पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर उनमें अपने पास जो सॉल्ट बनेगा अगर वो कायरल है तो उसकी हेल्प से अपने को आंसर आइडेंटिफाई होगा। मान लो अगर ये वाला कंपाउंड अगर इसका आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शंस करने पे क्या होगा, जो सॉल्ट बनेगा ये सॉल्ट बनेगा प्लस साथ में हाँ ये वाले सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। इसमें अगर आइडोफॉर्म करते हैं तो इसकी आइडोफॉर्म से ये सॉल्ट बनेगा CH3COO ये बनेगा। तो इसमें जो एसिड्स जो सॉल्ट बन रहा है उसमें दोनों जो सॉल्ट बने किसी के अंदर भी कायरल सेंटर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शंस भी नहीं होगा अपने पास। अब सी पे बात कर लेते हैं। सी के अंदर अगर देखें तो इसमें यहाँ से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूटेगा, तो पहले कार्बन कंपाउंड्स बना लेते हैं अपने पास। यस, एक कार्बोनिल ये बना और जो सेकंड वाला कार्बोनिल होगा वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, ये बना। अब ये जो पहले वाला कंपाउंड है तो ये तो KOH और I2 के साथ रिएक्शंस नहीं करने वाला, नहीं होगा, राइट, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, जो CH3 वाला ग्रुप होता है वो तो आइडोफॉर्म बना देता है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे जो सॉल्ट बनेगा वो ये बनेगा। अब ये जो सॉल्ट बन रहा है इसके अंदर चेक करते हैं, इसके अंदर ये चेक करो, देखो इसके अंदर कायरल सेंटर आ रहा है। पहले तो जो C कंपाउंड है उसके ज़ोनलाइसिस से जो प्रोडक्ट बना वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, उनमें से एक प्रोडक्ट आइडोफॉर्म दे रहा है। और आइडोफॉर्म देने के बाद जो आइडोफॉर्म से जो प्रोडक्ट बना, सॉल्ट बना, वो जो सॉल्ट बन रहा है उसके अंदर कायरल सेंटर भी आ रहा है। तो इसका मतलब C कंपाउंड तो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो C तो होगा ही होगा यार अपने पास। एक बार D को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है अभी एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, गलती से डाल दिया जाता है, तो D चेक कर लेते हैं अभी D क्यों नहीं होगा। अब D में ओजोनलाइसिस करते हैं तो D की ओजोनलाइसिस से ये कीटोन बना और कीटोन से हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। अब ये जो कीटोन है ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, KOH और I2 के साथ रिएक्शंस करेगा और इसकी रिएक्शंस करने से जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, जो एसिड जो सॉल्ट बन रहा है उसके अंदर कायरल सेंटर नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा C ऑप्शन, राइट। और यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को याद नहीं आ रहा तो बेसिकली करना क्या होता है, ये जो CH3C+OR वाला ग्रुप है, अगर मान लो आइडोफॉर्म करना है तो आइडोफॉर्म में डायरेक्टली ये होता है कि जो C+O के साथ वाला जो CH3 वाला ग्रुप है ये तो आइडोफॉर्म बना लेता है, इट गिव्स CH3I3, और जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वो हमारे पास बनाता है सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट बच गया RC+O ये बनाता है सॉल्ट ऑफ एसिड। क्वेश्चन नंबर 15 में आ गया कि विच फॉर्म मोस्ट स्टेबल एसिटल इन अ गिवन कंडीशन। एसिटल बना रहे हैं, एसिटल तब बनता होता है, अगर यहाँ पे एक एसिटल वर्ड यूज़ किया है, एसिटल तब बनता है जब कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड कीटोन के साथ 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, तब जाकर अल्टीमेटली एसिटल का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है कि एल्डिहाइड तो एसिटल बनाने में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि जो कीटोन होता है वो सिर्फ साइक्लिक बनाता है। कीटोन फॉर्म ओनली साइक्लिक कीटल। तो ABCD में अगर मैं चेक करूं तो ABCD के अंदर मेरे पास चारों के चारों कीटोन्स गिवन है,
तो इसमें देखने का सबसे बेस्ट तरीका ये भी सबसे स्टेबल कौन सा होगा, अगर कीटोन है तो कीटोन के लिए यही होगा भी जिसके अंदर साइक्लिक बनेगा, साइक्लिक कीटल बन रहा होगा वो स्टेबल होगा। और जैसे ए ऑप्शन है और साइक्लिक कीटल किसके अंदर बनेगा, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH ग्रुप लगे होंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो मेरे को बी ऑप्शन दिख गया यहाँ पे, तो मैंने सीधा ही कर दिया, दिख गया, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। कीटोन है, कीटोन के साथ एक ऐसे अल्कोहल को रिएक्शंस करवाओ जिस मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर साइक्लिक बनेगा, साइक्लिक बनेगा तो ये बी ऑप्शन अपने पास आ गया। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करके भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो कीटोन में अगर कोई गिवन है अपने पास, कार्बोनिल गिवन है, उसे अगर हम लोगों ने कीटल बनाना है या एसिटल बनाना है तो क्या करना होता है, कीटोन का ऑक्सीजन और ये जो 2 अल्कोहल होंगे इनके H2 को एलिमिनेट कर दोगे। तो इनकी H2 को एलिमिनेट करने पे हमारे पास बन जाएगा OC2H5 और यहाँ पे OC2H5 ये बनेगा। इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर भी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, SH2 निकल जाएगा क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं ओ ये बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अपने पास साइक्लिक कीटल बन रहा है, इट इज़ अ साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, तो जो साइक्लिक होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है अपने पास कीटोन के स्पेशल केस के अंदर। ठीक है, अगला कीटोन है तो अगले के अंदर भी एग्जैक्टली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास 6 मेंबर्ड O के साथ CH3, यहाँ पे O के साथ CH3। अगले वाले केस में भी ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, तो फिनाइल C, फिनाइल कार्बन के साथ OCH3 और OCH3। तो ये बना लिए, चारों प्रोडक्ट्स बना लिए। अब इसमें चेक करो किसके अंदर साइक्लिक बन रहा है, साइक्लिक इसके अंदर बन रहा है B के अंदर, तो जो B वाला एसिटल होगा या कीटल होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। Question number 16. Which of the following has a greater enol content than a keto counterpart? तो इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट कीटो फॉर्म्स गिवन हैं और हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है किसका इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए इसमें तो कीटो और इनॉल में किस में इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा, तो पहले तो एक अपने को इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, वो ये है कि अगर मैं नॉर्मली अगर कीटो और इनॉल में कंपैरिजन करता हूँ तो जो कीटो फॉर्म होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म। बट अगर इनॉल के अंदर H बॉन्डिंग होने लग जाए, H बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी दिखे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन अपने को दिखें, तो उस सिनेरियो के अंदर हम लोग बोल देते हैं कि जो इनॉल कंटेंट होता है वो कीटो कंटेंट से बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अंदर इनॉल कंटेंट मैक्सिमम होता है अगर H बॉन्डिंग या फिर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिखता है। और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट होता है कि अगर 1,3 डाई कार्बोनाइल आ जाए, 1,3 डाई कार्बोनाइल, इसका इनॉल कंटेंट बहुत हाई होता है, वेरी हाई। ठीक है, तो उसके बेसिस पे तो मैंने आंसर निकाल लिया, बी ऑप्शन आ गया सीधा ही, क्योंकि ये 1,3 डाई कार्बोनाइल है। एक कार्बोनाइल पे अगर 1 नंबर आएगा तो अगले पे 3rd आएगा, तो 1,3 डाई कार्बोनाइल के पास इनॉल कंटेंट बहुत हाई होता है। अदरवाइज इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। अब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में अल्फा H पार्टिसिपेट करता है, तो C डबल बॉन्ड O से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से यहाँ पे क्या किया, तो ये वाला H निकाला, ये जो H वाला जो CH बॉन्ड है वो यहाँ पे स्विच करेगा और C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ये कीटो से इनॉल फॉर्म बना ली। तो A में जो प्रोडक्ट्स बनता है उसके अंदर कुछ स्पेशल होता है वो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे अगर B में देखें तो B में यहाँ से अल्फा H निकलेगा, क्योंकि ये वाला अल्फा H जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग H निकालते हैं और इनॉल बनाते हैं तो ये इनॉल बन गया। तो अब इस इनॉल में चेक करो, तो ये जो इनॉल कंटेंट है ना, ये वाला मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल है स्टूडेंट, हाईली स्टेबल है। क्या कुछ रीज़न इसका दिखाई दे रहा है, एक तो जो H बना वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे H बॉन्डिंग करेगा, मतलब एक तो इसके अंदर H बॉन्डिंग हो रही है इंट्रामोलिकुलर। सेकंड, इसके अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। कैसे कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यहाँ पे देखो लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा,
लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, फिर आगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर कॉन्जुगेशन आ रही है। तो इसका मतलब जो बी वाला केस है उसमें जो इनॉल बन रहा है, एक तो उसके अंदर एच बॉन्डिंग हो रही है और साथ में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया था भी, जिस इनॉल के अंदर ये होता हुआ दिखाई दे तो उस सिनेरियो में इनॉल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इसका मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड ज़्यादा रहेगा, बैकवर्ड कम रहेगा। सी और डी के अंदर अगर आप लोग इनॉल बनाते हो तो ऐसी कोई भी चीज़ अपने को एच बॉन्डिंग नहीं दिख रहा, अपने को कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब सी और डी में तो कीटो कंटेंट ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमारे पास इसमें वाइट प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। कीटोन है, कीटोन का रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे। PCl5 के साथ रिएक्शंस करने पे POCl3 निकल जाएगा और जो कीटोन वाला ग्रुप है उसके साथ डायरेक्टली 2Cl ग्रुप आकर अटैच हो जाएंगे। तो ये जेम डाइहलाइड अपने पास बना। तो ये कंपाउंड X है, ठीक है, इट इज़ X कंपाउंड। इसका रिएक्शंस करवा रहे हो KOH के साथ और फर्दर हीट कर रहे हो। तो जो X कंपाउंड बना वो एक तरीके से एल्काइल हैलाइड है, इट इज़ एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन KOH के साथ बेस के साथ रिएक्शंस कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ से एलिमिनेशन होगा और 2 लीविंग ग्रुप हैं तो इसका मतलब 2 बार एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी अपने को दिखेगी। तो ये पोजीशन अल्फ़ा हुई, इसको β1 मान लेते हैं, β2 मान लेते हैं। तो एलिमिनेशन वहाँ से करेंगे जहाँ से एलिमिनेट होने पे जो प्रोडक्ट बने, जो डबल बॉन्ड बने या ट्रिपल, क्योंकि 2 बार एलिमिनेशन करूँगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो जहाँ से एलिमिनेशन करने पे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बने। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी। एक बार β1 से एलिमिनेशन कर लेते हैं, एक बार β2 से एलिमिनेशन करते हैं। अगर β1 से 2 टाइम एलिमिनेशंस कर देंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा और β2 से अगर हम लोग 2 टाइम एलिमिनेशन करेंगे तो सेंटर वाले कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, राइट। तो इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? तो जो सेकंड वाला एल्कीन बन रहा है, जो सेकंड वाला एल्काइंस बना β2 से एलिमिनेशन करने पे ये मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल, और जो पहले वाला है वो कम स्टेबल है। इनका स्टेबिलिटी एग्जैक्टली वैसे चेक करने से एल्कीन का होता है, राइट। तो देख सकते हैं, तो अपने को ये समझ आ गया कि इसका मतलब जो मोस्ट स्टेबल है वो बनना चाहिए। तो 17th का आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इनॉल विल एग्जिस्ट। इनॉल एग्जिस्ट करवाना है, इसका मतलब इनॉल तो उसके अंदर होगा जिसके अंदर टॉटोमेरिज्म होगा और टोटोमेरिज्म उसके अंदर होगा जिसके पास अल्फा H होगा। अल्फा H का होना ज़रूरी है। अल्फा H क्या होता है? जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होता है उसके जो साथ वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ जो H लगे होंगे वो अल्फा H होंगे। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस गिवन है, देख लेते हैं किसके पास अल्फा H है। जिसके पास अल्फा H होगा वो टोटोमेरिज्म शो कर देगा। तो इस कंपाउंड के पास, पहले वाले के पास अल्फा H का नंबर 3 है, सेकंड वाले के पास अल्फा H का नंबर 0 है। जो C कंपाउंड है ये भी कार्बन अल्फा बना, ये भी अल्फा बना, तो इसके पास अल्फा H का नंबर 4 है। तो A और C कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास अल्फा H है, इसका मतलब A और C कंपाउंड शो करेंगे, B कंपाउंड नहीं करेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन।